अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्र या नेशन, ये एक ऐसा शब्द है जो हम लगभग रोज सुनते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया आखिर आया कहाँ से? यकीन मानिए, इसकी कहानी जितनी दिलचस्प है, उतनी ही हैरान करने वाली भी है। देखिए, आज की दुनिया को देखें तो क्या नजर आता है? राष्ट्रों की दुनिया, है ना? मतलब ये चीज इतनी स्वाभाविक या नेचुरल लगती है कि हर जगह देश हैं, उनकी अपनी सीमाएं हैं, उनकी एक अलग पहचान है, सब कुछ बिल्कुल तयशुदा सा लगता है। और हम सब कहीं ना कहीं ये मानकर ही चलते हैं कि ये जो जुड़ाव है अपनी राष्ट्रीय पहचान से, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो आदिकाल से चली आ रही है, जैसे कि ये हमेशा से ही था, इंसान के इतिहास का एक अटूट हिस्सा। लेकिन क्या ये वाकई सच है? क्या दुनिया हमेशा से बिल्कुल ऐसी ही थी जैसी आज दिखती है? तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। इस धारणा की थोड़ी पड़ताल करते हैं कि क्या ये सब वाकई नेचुरल है। मतलब हमारा पहला सवाल यही है, क्या दुनिया का ये नक्शा, ये जो बंटवारा है, क्या ये उतना ही स्वाभाविक है जितना हमें लगता है? क्योंकि देखिए, दुनिया को इस तरह अलग अलग देशों और पहचानों में बांटने का जो तरीका है ना, वो इतना नॉर्मल हो चुका है कि हम शायद ही कभी इस पर सवाल उठाते हैं। ये तो बस है और हमें बिल्कुल सामान्य लगता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब हम एक मॉडर्न नेशन या आधुनिक राष्ट्र की बात करते हैं, तो इसका असल मतलब क्या है? वो कौन सी चीजें हैं जो मिलकर एक राष्ट्र बनाती हैं? चलिए इसको थोड़ा तोड़कर समझते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है एक निश्चित सीमा, मतलब एक फिक्स्ड बॉर्डर। एक मॉडर्न नेशन को एक ऐसे इलाके के तौर पर देखा जाता है जिसकी इंटरनेशनल बाउंड्रीज बिल्कुल साफ साफ तय होती हैं। फिर दूसरा नंबर आता है एक राष्ट्रीय भाषा का, एक कॉमन लैंग्वेज, जो सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, बल्कि वो पहचान का, आइडेंटिटी का एक बहुत मजबूत सिंबल भी बन जाती है। और तीसरी चीज है एक केंद्रीय सरकार, यानी एक अकेली सॉवरन पावर जो पूरे इलाके और उसके लोगों पर शासन करती है और जिसके अपने कायदे कानून होते हैं। अगर इसका एक ठोस उदाहरण देखना हो तो वो हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में साफ देखने को मिलता है। ये एक ऐसा बुनियादी डॉक्यूमेंट है जो एक मॉडर्न नेशन की पहचान और इसकी वैल्यूज को शब्दों में बांधता है। पर यहाँ एक लेकिन है, ये सब सुनने में जितना सीधा और नेचुरल लगता है ना, उतना है नहीं। असल में कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। तो फिर सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही उठता है, आखिर ये आइडिया अस्तित्व में आया कैसे? अगर ये विचार इतना मॉडर्न है तो फिर ये आया कहाँ से? और जानते हैं, हमारा सोर्स टेक्स्ट भी हमें ठीक यही सवाल पूछने पर मजबूर करता है। आधुनिक राष्ट्र किस तरह अस्तित्व में आया? लोग खुद को एक राष्ट्र से जुड़ा हुआ क्यों मानने लगे? सच कहूं तो यही सवाल इस पूरे विश्लेषण का दिल है। अगर इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। देखिए, 18वीं सदी से पहले की दुनिया में क्या था? साम्राज्य थे, बड़े बड़े किंगडम्स थे, शहर राज्य थे, लेकिन नेशन स्टेट नहीं था। ये आइडिया तो असल में 18वीं और 19वीं सदी में पनपना शुरू हुआ, और 20वीं सदी आते आते तो ये दुनिया का सबसे डोमिनेंट मॉडल बन गया। ठीक है, तो ये सब इतिहास की बातें हो गईं, पर सवाल ये है कि ये जानना जरूरी क्यों है? इससे हमारे आज के नजरिए पर क्या फर्क पड़ता है? फर्क बहुत बड़ा है। देखिए, पहले के जमाने में पहचान का आधार क्या होता था? अक्सर किसी लोकल राजा, अपने धर्म या अपने कबीले के प्रति वफादारी। लेकिन जो मॉडर्न नेशनल आइडेंटिटी है, वो एक निश्चित सीमा के अंदर एक बहुत बड़े इमेजिन्ड यानी कल्पित समुदाय से जुड़ाव पर आधारित है। ये जो प्राचीन मूर्ति है, ये हमें बस एक बात याद दिलाती है कि मॉडर्न नेशन का कॉन्सेप्ट आने से बहुत बहुत पहले भी लोगों ने बड़े कॉम्प्लेक्स समाज और पहचानें बनाई थीं। मतलब इंसानों का एक दूसरे से जुड़कर रहना ये राष्ट्र की कल्पना से कहीं ज्यादा पुराना है। तो इसका निचोड़ क्या है? जब हम ये समझते हैं तो हमें कई बातें साफ होने लगती हैं, जैसे कि देशों की सीमाएं अक्सर विवादों में क्यों रहती हैं, ये राष्ट्रीय पहचान आखिर बनती कैसे है, और क्या ये बदल भी सकती है? और सबसे बड़ी बात कि राष्ट्र या नेशनहुड एक बहुत शक्तिशाली लेकिन आखिर में इंसानों का ही बनाया हुआ एक आइडिया है। तो जब हम राष्ट्रों को बॉर्न यानी कि हमेशा से मौजूद मानने के बजाय मेड यानी कि बनाया गया देखते हैं, तो इससे हमें इतिहास को, पॉलिटिक्स को और यहाँ तक कि अपनेपन की भावना को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा मिल जाता है। और यहीं पर
मैं आपको एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। अगर राष्ट्र हमेशा से मौजूद नहीं थे और ये एक ऐतिहासिक मोड़ का नतीजा है, तो भविष्य में दुनिया का चेहरा कैसा हो सकता है? क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा?